नमस्कार। भारत सरकार द्वारा हाल ही में वन नेशन वन फर्टिलाइज़र स्कीम जारी की गई है और इस स्कीम की बहुत सारे लोग प्रशंसा कर रहे हैं, बहुत सारे लोग आलोचना कर रहे हैं और सबके अपने अपने तर्क हैं। पर अगर हम किसानों के हित से इस योजना को देखें तो किसानों का क्या लाभ हो सकता है और ये योजना क्यों देरी से उठाया गया एक सही कदम हम मानते हैं। तो आप सब जानते हैं कि पिछले दिनों विश्व बाज़ार में कच्चे माल की कीमतों में बहुत ज़्यादा वृद्धि हुई और पहले कोरोना के कारण और फिर यूक्रेन रूस के युद्ध के कारण, और इससे खाद्य सब्सिडी जो है वो 1.62 लाख करोड़ से बढ़ के 2.25 लाख करोड़ के आसपास भारत सरकार की पहुंच जाने का अनुमान है। क्योंकि भारत सरकार अभी यूरिया पर 80%, डीएपी पे 50% और एनपीके पे 55% के आसपास सब्सिडी देती है और पोटास पर ये सब्सिडी 31% होती है। इससे आप देखेंगे कि हर साल जो उर्वरकों पर सब्सिडी दी जा रही है वो कंपनियों को दी जाती है, जो कंपनियां उत्पादन करती हैं। और अभी हमारे देश में 32 से अधिक बड़े कारखाने हैं जो यूरिया बनाते हैं और 19 कारखाने हैं जो डीएपी बनाते हैं और 2 यूनिट हैं जो अमोनियम सल्फेट जैसे प्रोडक्ट भारत में निर्मित करते हैं। इसमें ये कंपनियां प्राइवेट कंपनियां भी हैं और भारत सरकार की पब्लिक यूनिट कंपनियां भी इसमें सम्मिलित हैं। तो अभी जो सब्सिडी दी जा रही है वो लगभग अगर हम पर हेक्टर के हिसाब से देखें तो ये 6,500 रुपये के आसपास पड़ती है और अगर हम पर किसान के हिसाब से देखें तो ये 7,000 रुपये पर किसान के आसपास सब्सिडी भारत सरकार अभी दे रही है। भारत सरकार ने माइक्रो न्यूट्रेंट को बढ़ावा देने के लिए NBS न्यूट्रेंट बेस्ड सब्सिडी स्कीम भी लागू कर रखी है, लेकिन अभी भी जो हमारे यहाँ उपयोग हो रहा है वो ज़्यादातर जो उपयोग होता है वो नाइट्रोजन बेस्ड फर्टिलाइज़र का ही उपयोग होता है और इसकी वजह से मिट्टी के स्वास्थ्य पर बहुत विपरीत असर हो रहा है और धीरे धीरे जैसे जैसे फर्टिलाइज़र का उपयोग बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे प्रति हेक्टर उत्पादन भी कम हो रहा है। तो अगर हम देखें कि यूरिया के मामले में तो हम लगभग 80% से अधिक यूरिया अब अपने देश में ही बनाने लगे हैं, पर डीएपी के लिए हमें बहुत सारा डीएपी हम इंपोर्ट करते हैं और रॉ मटेरियल हम लगभग 80% डीएपी का इंपोर्ट करते हैं और पोटास का पूरा इंपोर्ट हमारे यहाँ करना होता है, क्योंकि पोटास के लिए हमारे यहाँ कोई भी नेचुरल सोर्स नहीं है, रॉ मटेरियल हमारे यहाँ नहीं होता है। तो इस तरह से अगर हम देखें तो हमारे देश में लगभग 25.6 मिलियन टन फर्टिलाइज़र का उपयोग होता है। इसमें जो नाइट्रोजन बेस्ड फर्टिलाइज़र है वो 17 मिलियन टन है, फॉस्फोरस बेस्ड 6 मिलियन टन है और पोटेशियम बेस्ड 2.5 मिलियन टन ये है। इसका जो एनपीके के मान से इसका रेशियो होना चाहिए वो होना चाहिए 6। अभी जो रेशियो हमारे देश में है वो है 6.7, 2.4 और 1, जबकि जो आदर्श रेशियो होता है एनपीके का वो 4, 2 और 1 के मान से होना चाहिए। तो अभी हम देखते हैं कि जो अभी नाइट्रोजन बेस्ड फर्टिलाइज़र है वो रेशियो 6.7 के आसपास होता है, जो बहुत ज़्यादा है। जो अभी हमारे देश में फर्टिलाइज़र बनाने के कारखाने हैं वो अलग अलग राज्यों में हैं और दूसरे राज्यों में उनका माल भेजना होता है और ये माल की ढुलाई पे भी भारत सरकार 6,000 से लेके 9,000 करोड़ रुपए तक की सब्सिडी देके
इस पर खर्च उठाती है। अभी जो हमारे देश में प्रति हेक्टर कंजम्पशन अगर हम देखें तो वो 133 किलोग्राम पर हेक्टर के आसपास होता है, और ये अभी पिछले साल बढ़ के 137 किलोग्राम पर हेक्टर हो गया है, और इसमें निरंतर वृद्धि ही हो रही है। बिहार राज्य सबसे ज़्यादा फर्टिलाइज़र यूज़ करता है और यहाँ 245 किलोग्राम पर हेक्टर कंजम्पशन होता है, और इसके बाद पांडिचेरी है जहाँ 244 किलोग्राम पर हेक्टर के आसपास कंजम्पशन होता है। फिर पंजाब, हरियाणा और तेलंगाना राज्य हैं। दूसरी ओर केरल और जम्मू कश्मीर में सबसे कम फर्टिलाइज़र प्रति हेक्टर उपयोग किया जाता है, और यहाँ लगभग 47 किलोग्राम प्रति हेक्टर केरल में, 87 किलोग्राम प्रति हेक्टर केरल में उपयोग होता है, और 36 किलोग्राम के आसपास जम्मू कश्मीर में उसका उपयोग होता है। जो बड़े राज्य हैं जैसे महाराष्ट्र है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, यहाँ नेशनल एवरेज से कम फर्टिलाइज़र का उपयोग होता है, और ये लगभग समान ही है, इसमें बहुत ज़्यादा कमी बेसी नहीं हुई है, ये थोड़ा वृद्धि की ओर ही है। तो इस परिस्थिति को देखते हुए अभी भारत सरकार जिस तरह का पैसा खर्चा कर रही है और इसका जो दुष्परिणाम हो रहा है वो ये है कि चूँकि ज़्यादातर जो सब्सिडी है वो यूरिया और डीएपी पे ही सबसे ज़्यादा सब्सिडी है, क्योंकि जैसे मैंने आपको पहले बताया कि यूरिया के ऊपर सबसे ज़्यादा सब्सिडी है जो लगभग 80% है, और डीएपी पे 65% है। तो बाज़ार जो अंतर्राष्ट्रीय मूल्य है प्रति बैग का, उससे बहुत सस्ता प्रोडक्ट किसानों को ये दिया जा रहा है। अब जो वन फर्टिलाइज़र वन नेशन स्कीम लागू की गई है, इसमें सभी फर्टिलाइज़र के ब्रांड को ख़त्म करके एक ही ब्रांड नाम रखा गया है, और वो है प्रधानमंत्री भारतीय जन उर्वरक योजना। अगर संक्षेप में इसको कहें तो पीएम-बीजेपी योजना के नाम से ये जाना जाएगा। और इसकी दुकान कैसे बनाई जाएगी, उसके ऊपर किस तरह का बोर्ड लगाया जाएगा, वो लोगो भी भारत सरकार ने जारी किया है। इसके साथ साथ जो यूरिया, डीएपी, एमओपी और एनपीके हैं, उनके बैग की डिज़ाइन भारत सरकार ने जारी की है, और उन्होंने कंपनियों को दिसंबर तक का समय दिया है कि वो अपने पुराने जो पैकिंग मटेरियल हैं उनको ख़त्म कर लें, ताकि अगले बार से फिर इसी बैग में ये पैक करके दिया जाएगा। तो भारत सरकार का तर्क ये है कि क्रिस क्रॉस राज्यों में जो अभी परिवहन होता है कि जो राजस्थान में उत्पादित फर्टिलाइज़र हैं वो यूपी में भेजे जा रहे हैं, जो यूपी में उत्पादित फर्टिलाइज़र हैं वो राजस्थान में भेजे जा रहे हैं, या जो कंपनियां मध्य प्रदेश में फर्टिलाइज़र उत्पादित करती हैं वो यूपी में अपना माल भेजती हैं, यूपी की कंपनियां मध्य प्रदेश में भेजती हैं। तो इस क्रिस क्रॉस परिवहन में जो पैसा लग रहा है वो बहुत ज़्यादा है। दूसरी चीज़ कि इसमें ब्रांडिंग का बहुत ज़्यादा महत्व नहीं है, क्योंकि इसके जो निर्माण करने के फार्मूले हैं वो एक जैसे हैं। भारत सरकार ने उनको स्टैंडर्डाइज किया हुआ है, और सभी कंपनियों को उन्हीं फार्मूलों का उपयोग करते हुए इसका निर्माण करना होता है। तो केवल नाम बदल के कंपनियां अपना ब्रांड के नाम पर प्राइस कम ज़्यादा करती हैं और ब्रांड को पॉपुलर करने के लिए पैसा खर्च करती हैं, जिससे किसानों में भारी दुविधा हो गई है। जैसे जो यूरिया हमारे देश में बनता है वो छोटे दाने का होता है, जो विदेश से आयातित होता है वो बड़े दाने का होता है। अब बहुत सारे किसान यही मांग करते हैं कि हमें छोटे दाने का ही यूरिया चाहिए, जबकि दोनों एक ही फार्मूला से बने हुए हैं, उनका प्रभाव एक जैसा है। बल्कि छोटा दाना बहुत तेज़ी से घुल के और पानी के साथ बह जाता है, बड़ा दाना धीरे धीरे घुलता है और वो ज़मीन में पेड़ों को उपलब्ध रहता है। इसी तरह जो डीएपी है, जो
विदेशों से आता है वो थोड़ा काले से रंग का होता है, और जो हमारे यहाँ स्थानीय रूप से बनता है वो थोड़ा सफ़ेद रंग का होता है। अब इसी में भारी विवाद रहता है। इसी तरह पोटाश है, लाल रंग का है कि सफ़ेद रंग का है। तो कंपनियों ने इन्हीं सब का फ़ायदा उठाया है और वो अपनी प्राइसिंग, अपनी ब्रांडिंग के नाम पर करोड़ों करोड़ों रुपए खर्च करते हैं, और ये खर्च अल्टीमेटली या तो भारत सरकार से सब्सिडी के तौर पर लिया जाता है या किसानों से वसूल किया जाता है। इसी तरह की ब्रांडिंग पेस्टिसाइड में भी होती है, इसी तरह की ब्रांडिंग सीड में भी होती है, जबकि इनके लिए भारत सरकार द्वारा स्टैंडर्डाइज फार्मूला तैयार किया गया है और उसी के आधार पर उनको बेचने की अनुमति मिलती है। तो जो लोग या कंपनियां जो ये कह के विरोध कर रही हैं कि उनका ब्रांड ख़त्म हो जाएगा, किसानों के बीच में उनकी उपस्थिति महसूस नहीं होगी, और कंपनियां जो अभी अपने ब्रांड को बढ़ाने के लिए किसानों के बीच में एक्सटेंशन का काम करती हैं वो नहीं करेंगी, मुझे नहीं लगता है कि ये होगा, क्योंकि कंपनियों को जहां उनका प्लांट है उसके आसपास का एरिया होगा जहां उन्हें अपने फर्टिलाइज़र को देना होगा, तो निश्चित ही वहां ये अच्छा काम होगा। इसी तरह किसानों के ऊपर और भारत सरकार के ऊपर सब्सिडी कम हो जाने से इस पैसे का उपयोग दूसरे विकास कार्यों में हो सकता है। इसी तरह जो फर्टिलाइज़र की कमी रहती है, किन्हीं राज्यों में बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र उपलब्ध होता है, किन्हीं राज्यों में हमेशा मारामारी रहती है, उसमें भी एक रूपता आ जाएगी और किसानों को भी चयन का जो कन्फ्यूजन रहता है वो कन्फ्यूजन समाप्त हो जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि ये जो वन फर्टिलाइज़र वन नेशन योजना लागू की गई है, ये निश्चित ही किसान के हित में है और किसानों को इसका समर्थन करना चाहिए और इस योजना का लाभ लेना चाहिए। इस वन ब्रांडिंग के वजह से जो नकली खाद बाज़ार में उपलब्ध हैं उनमें भी रोक लगेगी, क्योंकि जो पैकिंग मटेरियल है वो बदल जाएगा और पुराना पैकिंग मटेरियल उपयोग में नहीं होगा। साथ ही मेरा सुझाव ये भी है कि पैकिंग मटेरियल पर कुछ इस तरह की कोडिंग या डिजिटल मार्किंग की जाना चाहिए, जिससे कि जो लोग नकली खाद बनाते हैं, नकली ब्रांड और उन्हीं ब्रांडों में बनाते हैं, उनको टेक्नोलॉजी की कॉपी करना बहुत आसान नहीं होगा। तो साथ ही ये भी जो हमारे यहाँ से फर्टिलाइज़र स्मगल करके पड़ोसी राज्यों पड़ोसी देशों में चला जाता है, उस पर भी हम प्रभावकारी तरीके से रोक लगा सकते हैं। तो मुझे लगता है कि इस योजना को लागू करने से जो खर्चा है वो कम होगा और खेती की लागत में सुधार होगा। साथ ही अगर भारत सरकार जो न्यूट्रिशन बेस्ड सब्सिडी है उसको रेशनलाइज करे और सॉइल हेल्थ कार्ड के साथ किसान को पैकेज ऑफ प्रैक्टिस उपलब्ध कराई जाए और किसान उतनी ही मात्रा में न्यूट्रिशन और माइक्रो न्यूट्रिशन का उपयोग करें जो उनकी मिट्टी में डिफिशियंसी है, जिसकी कमी है, तो वो बैलेंस खेती कर सकते हैं, उनकी उत्पादकता और गुणवत्ता को बढ़ाया जा सकता है और इससे न केवल हम अपने घरेलू आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकते हैं, हम विदेशों में अपने निर्यात को भी बढ़ा सकते हैं, क्योंकि जैसे आप देख रहे हैं कोविड के बाद खेती के उपजों का निर्यात बहुत बड़ी मात्रा में बढ़ा है और ये निरंतर आगे भी बढ़ता रहना है। तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए सॉइल की हेल्थ और पर्यावरण पर जो विपरीत प्रभाव पड़ रहा है, पानी को जिस तरह से हम कंटेमिनेटेड कर रहे हैं और जो हमारा जीवाणु हैं, जो पक्षी हैं, तितलियां हैं और दूसरी हमारे सहचर हैं, उनको जिस तरह से हम नुकसान पहुंचा रहे हैं उस पर भी हम एक रोक लगा सकते हैं। तो आगे डीबीटी पे कार्रवाई होना चाहिए जिसमें कंपनियों को सब्सिडी ना मिलके किसान को सब्सिडी मिलना चाहिए और किसान ये तय करे कि वो अपने खेत में कौन से फर्टिलाइज़र और कौन से माइक्रो न्यूट्रिएंट उपयोग में लाना चाहता है, तो इससे और ज़्यादा फ़ायदा होगा और खेती में जो अभी नुकसान हो रहे हैं उनसे बचा जा सकेगा।
मेरा सभी साथियों से अनुरोध है कि इस स्कीम को गहराई से समझें। इसमें जो राजनीति हो रही है कि पीएम बीजेपी नाम क्यों रख दिया है या ब्रांड खराब होगा, तो ये किसान हितैषी बातें नहीं हैं। हर चीज़ में राजनीति को ढूंढना और हर चीज़ को प्राइवेट मार्केट के नज़रिए से देखना और किसान को सामने ना रखना एक बहुत गलत नज़रिया है, क्योंकि किसान एक बहुत इम्पोर्टेंट सोसाइटी का अंग है और जो सबसे ज़्यादा रिस्क लेके खाद्यान्न उत्पादित करता है, तो उनका समर्थन किया जाना बहुत आवश्यक है। धन्यवाद, नमस्कार।